सर मैं आना चाहूंगा सतलुज पर। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और एक और चीज इस फिल्म को लेकर है कि भाई जो फिल्म के लीड एक्टर हैं दिलजीत दोसांझ जो है, ये भी सवाल आया कि हमेशा कंट्रोवर्शियल फिल्में क्यों करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सतलुज पे तो बोले ही अपनी तरफ से, ये भी थोड़ा सा बताएं कि इनके नंबर्स में ऐसा क्या कुछ है कि हमेशा विवादों में रहते हैं। क्योंकि इनकी एक फिल्म आ रही थी पंजाबी, तो वो भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी उस फिल्म में, तो उसकी इंडिया में रिलीज नहीं हुई, फिर इन्होंने उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज किया। कई मामले हुए हैं इनके साथ में। ये लगातार विवादों में रहते हैं, ऐसा क्या है कि हमेशा विवादों में बने रहते हैं? और सतलुज के बारे में आप बताइए। देखिए पहले 1 डेढ़ मिनट में बात इनके अंकों की कर लूँ जी, जी, और जी, फिर हाँ। 1 डेढ़ मिनट में इनके अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज की कर लूँ। सबसे बड़ी अच्छा, बात तो ठीक है। ये है कि ये जो इनका है ना 6 जनवरी 1984 तो जो जनवरी का अंक 1 है, चलित का अंक 8 उसका विरोधी है, तो करियर में हमेशा विरोधाभास रहेगा, विरोध, बवाल, पंगे, दंगे और अच्छा। उसके बाद में शुक्र जो है चलित इनका मूलांक 6 है, तो शुक्र भ्रष्ट हो गया है, तो इनका हुँ, नाक हुँ। की नोक भी देखिए, आँखें बुझिए, निस्तेज आँखें हैं, नाक की नोक इतनी तीखी है, एक्टिंग कर नहीं हाँ। पाते। उसके बाद स्वर बहुत पतला और तीखा चुभने वाला है। ये सारी बातें एक्टिंग के खिलाफ जाती है कि एक्टर में तीनों बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ। तीखी चुभने वाली नाक विनोद खन्ना की भी थी, प्राण की भी थी, रहमान की भी थी और केएन सिंह की भी थी। लेकिन उन लोगों की आवाज़ में चुभने वाला तीखापन नहीं था। नाक की नोक तीखी होने के बाद भी उन्होंने अपनी आवाज़ और आँखों में तेज था। अब मैं जिन-जिनका नाम केएन सिंह तो माने इसलिए जाते हैं कि वो आँखों से डरा देते थे। केएन सिंह, रहमान को याद कीजिए, जिनके सामने राजकुमार में डायलॉग बोला था, कौन-सा? चिनाई सेठ जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका कर। वो रहमान की आँखें, प्राण साहब की आँखें आँखों से पर्दे पे डरा देते थे। जीवंत आँखें, ज़िंदा आँखें, जीवंत, लेकिन निस्तेज आँखें और उसके बाद राजस्थानी में कहते हैं चरकी, तीखी, जी, ज़बान को जो ठीक। मिर्ची लगती है ना तीखी, जैसे गोलगप्पे खाने जाते हैं, थोड़ा तीखा बनाना, वो वाली तीखिया, ये सारे एक्टिंग के विरुद्ध हैं और इनके अंकों में ऐसा है ना भाग्यांक 2 बैठ गया, स्त्री अंक है, तो वो जो ये बोलना चाहते हैं कहीं भी उसमें दम नहीं आता है। ये स्त्री अंक खराब होने से अभिनय की जो वैविध्यता है वो इनकी खत्म हो गई है, तो इसलिए बतौर एक्टर इनका कोई करियर अच्छा खासा तो छोड़िए, ठीक-ठाक और ढंग का भी नहीं बनता दिख रहा है, अभी भी और इस कारण से हमेशा ये विवाद में और दूसरा एक और होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, उन्हें पता है हम सीधे रास्ते से तो घुस नहीं सकते। एक कलेक्टर के यहाँ लाइन बनी है, लोग बैठे हैं बाकायदा वेटिंग के हिसाब से, जो पहले है वो पहले बैठा है और 10 लोग बैठे, मैं 11वां पहुँचा। अब मुझे पता है 11वें नंबर पर हूँ, 2 बजे तक कलेक्टर साहब बैठेंगे, मैं तो मिल ही नहीं पाऊँगा या 10 लोग मेरे आगे हैं। मैंने शोर-शराबा और गालियाँ देना और ये हंगामा वो शुरू कर दिया। मुझे 2-4 लोगों ने पकड़ा, अंदर बात गई, कलेक्टर कौन है, क्या है? वो ऐसे-ऐसे, वो बाहर आए, आ गए ना, मैंने कहा सर मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ। ये शॉर्टकट होता है। हुए जो बदनाम यूँ तो क्या नाम ना होगा? तो कुछ लोगों का होता है, उनकी पॉलिसी यही है कि ऐसे ही करो कि हो कुछ नहीं पाए पर लाइमलाइट में आ जाओ। देखिए क्या होता है, मैं सबसे ये तो बात हो गई अंग ज्योतिष और अंक ज्योतिष की। अब मैं आ जाता हूँ इस फ़िल्म की सोच पर। रवि जी, अभी मैं आपसे ये कहूँ कि दाऊद इब्राहिम ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं हिंदुस्तान को खत्म कर दूँगा, मैं हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूँगा और इसमें से मेरे पहले वाक्य को किसी ने काट दिया कि दाऊद इब्राहिम ये कहता है, ये काट दिया और बाकी की क्लिप बना के चला दी। बताइए, मुझे लोग गोली मार देंगे ना, कि ये देश के लिए ऐसा कह रहा है कुमार गणेश। ठीक। उतनी क्लिप चलाएँगे तो, उतनी क्लिप, बिल्कुल। है ना? मेरे घर पत्थरबाजी होगी, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएँगी, मुझे जेल हो जाएगी, मुकदमे हो जाएँगे ना ये सब, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई एक बात बताइए, पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखी जानी चाहिए कि जब आप किसी भी संवेदनशील सामाजिक अथवा राष्ट्रीय विषय पर फ़िल्म बनाते हैं ना, तो उसमें आपको पूरा अपना रचनात्मक दायित्व निभाना पड़ता है। आप उस मुद्दे के साथ खेल नहीं सकते। जो बम डिफ्यूज़ करने जाता है ना दस्ता, स्क्वाड, उस स्क्वाड को जी। पूरा वो पहनाया जाता है, ड्रेस पहनाया जाता है।
और गलती से इसकी हरे की जगह नीला तार कट गया तो ये मरे नहीं, वरना उनके चिथड़े उड़ेंगे। तो जब ये बम स्क्वाड जाता है ना, बम डिफ्यूज करना, ये वो बम डिफ्यूज करना, आप इतने गहरे संवेदनशील मुद्दे पर फिल्म बनाने चले हैं और एकपक्षीय दृष्टिकोण, ऐसा करके आप क्या नुकसान कर रहे हैं? देखिए, पंजाब आज भी आतंकवाद के ढेर पे बैठा है रवि जी, बारूद जी। पे बैठा है, एक चिंगारी की जरूरत है, एक चिंगारी की जरूरत, और 100 लोग हाथ में माचिस लिए खड़े हैं। जरूरत क्या है? अगर कोई फिल्मकार अपने आप को कहता है कि मैं जिम्मेदार फिल्मकार हूं, तो उसे चाहिए कि वो ऐसी हरकत ना करे कि 100 लोगों की माचिस में से कोई भी तिल्ली बारूद के ढेर पर जाए। अब माचिस से बात याद आई, तो मैं गुलजार की माचिस फिल्म की बात करना चाहूंगा। गुलजार को मैं इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा कि उन्होंने माचिस फिल्म में यही दृष्टिकोण दिखाया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, माचिस फिल्म का अपडेटेड वर्जन सतलुज फिल्म है। गुलजार ने भी उस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश की, वो तो निर्दोष हैं, वो तो पुलिस से पीड़ित हैं, इसीलिए वो आतंकवादी बन गए। तो भाई पहले ये सोचो कि वो पुलिस से पीड़ित क्यों हुए? क्यों हुए पुलिस से पीड़ित? एक एनकाउंटर हो जाता है, उसमें पुलिस एक अपराधी को मारती है और वो घर वाले कहते हैं हमें तो मुआवजा दो, हमारे घर में किसी को नौकरी दो, हमें 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख कैश दो, सरकार दे, हमारे बच्चे के एनकाउंटर की जांच करो। मैं कहता हूं उससे पहले घर वालों को सोचना चाहिए कि जब वो सारे कुकर्म कर रहा था, गुंडागर्दी, माफियागिरी, तब घर वालों की आंखें फूट गई थी क्या? तब उन्हें पता नहीं था ये जो कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा? तो गुलजार ने जो दिखाया उसमें तो ये नहीं दिखाया। तो माचिस फिल्म का अपडेटेड वर्जन ये है। एक बात बताइए, अगर इन्हें इतने संवेदनशील मुद्दे पर फिल्म बनानी थी, तो हाँ, ये दिखाते कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में किस तरह से अलगाववादी सोच थी। दिखाते ना, लेते वहां से, थी हिम्मत? नहीं, ये दिखाते कि भरे बाजार में पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण जी को गोली मार दी गई। ये दिखाते कि थोड़े ही समय बाद में उन्हीं के बड़े बेटे रमेश जी को भरे उसमें गोली मार दी गई, पंजाब केसरी के जो बाद में संपादक बने। ये दिखाते कि रोडवेज की बस जा रही है और बस में ये काले चोगे और नीले घाघरे वाले चढ़ते थे। मैं तो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, और कहते बस रोको, हिंदू कौन कौन है बाहर निकलो। ये पंजाबी में बोलते थे, मैं हिंदी में बता रहा हूं, हिंदू कौन कौन है बाहर निकलो। और बाहर निकलते तो लाइन से खड़े होकर दर्जनों, 25-25, 30-30, 40-40 हिंदुओं को एक एक नहीं कई बार मारा है। एक एक नहीं कई बार मारा है, कई बार। और उसको अंग्रेजी में सोडा करना पता नहीं क्या कहते, और कहां गोली मारते थे? यहाँ। और पूछ पूछ के, मैं कहता हूं पहलगाम में उन लोगों ने पूछा, धर्म पूछा, गोली मारी। अरे यहाँ तो दर्जनों मारे थे, पहलगाम में कितने मरे? उसके 10-20 नहीं, कई गुना हिंदुओं को, और सिर्फ हिंदू। तब किसी भी सिख परिवार, देखिए अपवाद छोड़ दीजिएगा, अपवाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन तब किसी भी का मतलब अधिकतर सिख परिवारों में से ये जो जिनके पक्ष में आज ये आए हैं, खालड़ा खुलड़ा जो भी मानवाधिकार कहता है कार्यकर्ता था, ऐसे खालड़े जो हैं, तब क्या हिंदुओं के पक्ष में आए थे आतंकवादियों के विरुद्ध? अरे इन काले कच्छे वालों की हालत तो ये थी रवि जी की शाम 7 बजे के बाद गर्मियों में और सर्दियों में 5 साढ़े 5 बजे के बाद ये घर में कैद हो जाते थे, थानों में ताले लग जाते थे अंदर से, थानों में, और भरी सड़कों पर हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में एक आध बार 2 बार सुनने में आता, आज इतने हिंदुओं को खुड्डे लाइन लगाना, खुड्डे लाइन लगा दिया, मतलब खड़े होकर गोली मार के सरेआम। तो कब ये तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से किसी में हिम्मत हुई, बोला कोई? वो दिखाते ना निर्माता। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जूलियस रिबेरो का कार्यकाल दिखाते हैं, ये केपीएस गिल का कार्यकाल दिखाते हैं। दिखाया है तो इनको ये भी तो दिखाना चाहिए ना कि रिबेरो ने वो नीति क्यों बनाई। केपीएस गिल, अरे सलाम ठोकता हूं मैं उस आदमी को जिस आदमी के कारण पंजाब में से आतंकवाद की अम्मा तक मर गई।
एक खालिस्तानी आतंकवाद है ना, काले कच्चे वाले और नीले घाघरे वाले, ये सब के सब भाग लिए, खत्म कर दिया उस आदमी ने। पहला चरण रिबेरो ने किया, दूसरा 89-90, फिर 92 में फिर बने ये अपने एपीएस गिल साहब। एपीएस गिल ने जो काम किया ना, उसी के कारण से पंजाब सुख शांति से जीने लगा था। और मुझे ये बताइए कि जब वहां जगह जगह पर बम मारे, ट्रेन में बम मार देते थे, अब ये खालड़ा जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता कहाँ थे, सो रहे थे? अरे भिंडरा वाले के स्वर्ण मंदिर में आज भी फोटो लगे हुए हैं उस आतंकवादी के, और उसको धर्म गुरु का दर्जा दिया है। और उस समय भिंडरा वाले को ऐसे धर्म गुरु के रूप में गलियों में जुलूस में पूजा जाता था। तब ये मानवाधिकार कार्यकर्ता कहाँ थे? गली मोहल्लों में हिंदुओं को अपनी बहन बेटियों की रक्षा की कोई निश्चिंतता नहीं थी। पता नहीं कब किसको उठाकर ले जाए, कब किसके घर में घुस के उसे गोली मार दें। तब उन हिंदुओं के लिए एक खालड़ा खालुड़ू जैसे जो लोग हैं, क्या इन लोगों तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता, इन्होंने गिनी वो लाशें? आप ध्यान दीजिएगा इस फिल्म में क्या बताया है। तो खालड़ा गया शमशानों में और उसने गिने 25,000 या 26,000 ऐसे शव जो है बिना रिकॉर्ड के जलाए गए। अरे फेंकने से पहले सोचना शुरू किया करो। और वो कौन था खालड़ा? ये सालड़ा खालड़ा करके था उसका नाम कुछ। वो तो खुद अकाली दल का कार्यकर्ता था भाई। और अकाली दल का उस समय देखिए क्या था। अकाली दल लोंगोवाल अलग था, अकाली दल गुरुदेव ये जगदेव सिंह तलबंडी वाला अलग था, अकाली दल प्रकाश सिंह बादल वाला अलग था, अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान वाला अलग था, बब्बर खालसा आतंकवादी संगठन अलग था, जगजीत सिंह अरोड़ा वाला जो इंग्लैंड में बैठा अपने आप को खालिस्तान का तथाकथित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहता था, उसका वो अलग से था। तो अब ये इतने सारे अकाली दल, उसमें से उस अकाली दल का वो कार्यकर्ता था। अब आप समझ सकते हैं जो अकाली दल स्वर्ण मंदिर में देश विरोधी देशद्रोही आतंकवादी भिंडरावाला, जर्नैल सिंह भिंडरावाला के फोटो की पूजा करवाते थे, जो अकाली दल के सदस्य सड़कों पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आतंकवादी भिंडरावाला के पोस्टर लेकर हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, तो आप उस समय कहाँ थे? कहाँ थे? आप बात करते हैं कि रिबेरो ने ये रणनीति अपनाई, बिल्कुल अपनाई। और क्या गलत था? नक्सलियों को खत्म करने के लिए अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई, क्या वो गलत है? खत्म होने के कगार पर है। चलवा जुड़ूम चला था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कि जनता को हथियार दिए जाएं, वे हथियार जो पुलिस रखती है। तो बाद में कांग्रेस की सरकार ने बेवकूफिया की, केंद्र वाली ने सलमा जुड़ूम खत्म करवा दिया। नतीजे में क्या हुआ? खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक ही झटके में मार दिए गए, इतने बड़े बड़े दूसरे लोग मार दिए गए। तो ये यहाँ जो रिबेरो ने नीति अपने, देखिए पहली बात तो ये समझिए, रिबेरो को महाराष्ट्र से लाया गया। क्यों लाया गया? पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। और एक बात बताइए, ये फिल्म सिर्फ एक बात बताती है, खालड़ा ने शोध किया, इतने लोग बिना रिकॉर्ड के जलाए गए शमशानों में, इसीलिए ये मानवाधिकार जो आए। अरे तो जिन्हें मारा गया था वे कौन थे? वे आतंकवादी थे, उग्रवादी नहीं। देखिए उग्रवाद अलग है, उग्रवाद होता है मेरे विचार उग्र हैं, लेकिन इसका अगला चरण है आतंकवाद, जो देशद्रोह होता है। वो लोग देशद्रोही थे। और रुकिए, अभी तो फिल्म बनाने वालों ने क्या कभी ये सोचा कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त रविंद्र म्हात्रे की गोली मारकर हत्या कर दी गई? आईजी अटवाल स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने गए थे रवि जी। आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिरीक्षक, क्या गए थे? अरे डूब मरना चाहिए इन काले कच्छे वालों को, आतंकवादियों को, तथाकथित खालिस्तानियों को। अरे वो तुम्हारे उस स्वर्ण मंदिर में गया था वो आदमी मत्था टेकने, जूते उतारकर, रिवॉल्वर उतारकर, वरना उस पे तुम गोली चला के देखते, तुम्हारी अम्मा याद दिलवा देता वो आदमी। लेकिन वो आदमी मत्था टेक रहा है, मत्थे टेकते को तुमने मार दिया। तुम कौन से गुरु साहिब की बात करते हो? पहले ये तो बताओ। पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है कि आईजी अटवाल को गोली मार दी गई वहां मत्था टेकते समय। अरुण श्रीधर वैद्य, एएस वैद्य, जो थल सेना अध्यक्ष थे उस समय जब ये ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर किया गया था, उसको स्वर्ण मंदिर को मुक्त करवाया गया था, ब्लू स्टार ऑपरेशन, एएस श्रीधर को गोली मार दी गई थी रिटायरमेंट के बाद भी।
स्वर्ण मंदिर में देश के दुश्मनों से भी बड़े बड़े हथियार पाकिस्तान से लेकर वो सारे इकट्ठे किए गए, पूरे स्वर्ण हरिमंदिर साहिब को किले की शक्ल में बदल दिया। चप्पे चप्पे पर अत्याधुनिक राइफलें, मशीन गने, मोर्टार बम लेकर ये आतंकवादी बैठे। तब तुम कहां थे? जो आज मानवाधिकार, वो मानवाधिकार नहीं था उन लोगों का। वो पक्ष भी तो दिखाते ना, सतलुज हो कि गंगा हो कि जमुना, नाम कुछ भी रख दो, ये पाप की नदी है ये फिल्म। मैं तो कहता हूँ फिल्म दिखानी चाहिए और फिर लोगों को सच्चाई बताने के लिए बताया जाना चाहिए कि इस फिल्म ने ये नहीं दिखाया। ये फिल्म एक दूषित सोच का नतीजा है, एक गंदी मानसिकता का नतीजा। ये देश के लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि देश के लोग मिलकर जूते मारे ऐसी फिल्म बनाने वालों को। एक पक्ष सिर्फ इतनी सी बात कहिए। अब इस बात को यूं समझिए कि ये तो वही बात है कि दाऊद इब्राहिम के भाई हसीना पार करके पति को दुकान में गल्ले पर बैठे हुए गोली मार दी गई थी। दुकान पर बैठे हुए, गल्ले पर बैठे हुए। जी। अब कोई कह दे अरे साहब वो तो निर्दोष आदमी था, उसको गोली मार गए, उसको तो गैंग वालों ने गोली मारी। क्या निर्दोष था? वो दाऊद इब्राहिम का कलेक्शन संभालता था, तो क्या वो उसके गैंग का हिस्सा नहीं है? और ये जिन जिन लोगों की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहली बात तो ध्यान ये रखिए रवि जी और मित्रों, गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा, पिसेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि पुलिस अगर कानून नहीं तोड़ेगी तो अपराधियों को कभी तोड़ नहीं पाएगी। इस बात को यूं समझिए, एक आदमी ने बाजार में गोली चलाई, 2 लोगों, 3 लोगों, 5 लोगों को मार दिया। अब वो रॉन्ग साइड भाग रहा है, तो पुलिस क्या राइट साइड से ट्रैफिक का टर्न लेकर आएगी? और आएगी तो क्या उसको पकड़ पाएगी? देखिए, मैं आप मित्रों के सामने एक यक्ष प्रश्न छोड़ रहा हूं। अतीक और अशरफ और बाकी जो भी अंसारी फलाना ढिकाना ये सब गायब हो गए। योगी बाबा ने यूपी में जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था 7 जन्मों में कि अमन चैन कानून का कर दिया। मैं यक्ष प्रश्न ही छोड़ रहा हूं, क्या योगी आदित्यनाथ जी की शैली गलत है? सबका जवाब आएगा नहीं, सही है। तो फिर यही तो था वहां। इसीलिए ये जो फिल्म का, अच्छा एक और बात बताए, इन लोगों को हमेशा, और मैं इन लोगों को कहता हूं तो इसको अंडरलाइन कीजिए, कौन लोग? जिनकी फंडिंग कनाडा में बैठे खालिस्तानियों से हो रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो भी इस तरीके की चमकीला और रंगीला और भड़कीला और ये फड़कीला जो भी फिल्में बनती है ना, या ये जैसे बनी है, इसका नाम पहले कुछ और था, सतलुज नाम तो बाद में रखा गया। पंजाब 95 नाम था पहले। तो भैया पंजाब 80, पंजाब 83, 84, 85, पंजाब 89, 87 वो भी तो बना लो, और दिल्ली 84 भी तो दिखा दो। फिर वो कौन थे गले में टायर डालकर जलाए गए थे, तब तुम कहां थे? उस पे भी तो बताने की कोई, असल में क्या मैं बताऊं, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। और जब मैं ये कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस तरीके की फिल्मों की फंडिंग कनाडा में जो बैठे हुए तथा कथित खालिस्तानी है वहां से होती है। वरना इनसे कहो है तुम्हारे में दम तो कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ फिल्म बनाकर दिखा दो, तुम्हारा जिंदा रहना मुहाल हो जाएगा। बनाकर दिखाओ। इसीलिए एक खालड़ा की बात उठाते हो तो जरा जिन इन आतंकियों ने जिन सैकड़ों नहीं हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, हजारों हिंदुओं का सड़कों पर बसों से उतारकर, ट्रेनों में बम फोड़कर, घरों से निकालकर, गलियों में तलवारों से जिन हजारों हिंदुओं को काटा था, उन पर भी तो कोई मानवाधिकार लाओ भाई। उनके मानवाधिकार नहीं थे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पंजाब में पिछले 10-12 सालों में फिर गंदगी बढ़ी है, और ये काले कच्छे वाले और ये दूसरे लोग जो है ना, ये फिर से आप देखिए, ये अमृतपाल के जीतने का काम क्या मतलब है? एक देशद्रोही आतंकवादी कहां से जीता दिया लोकसभा में उसको, चुनाव में? ये पंजाब बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठा है। अब अगर ऐसी गलती की छूट इन लोगों को देंगे ना ऐसे, और ये कोई फिल्मकार नहीं है, ये देखिए ये कौन है, ये जो शहरी नक्सली होते हैं ना, उसी तरीके से शहरी खालिस्तानी है, जो कभी मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में सामने आते हैं, कभी फिल्म मेकर के रूप में सामने आते हैं, कभी साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं। इसीलिए
ये जो है इन लोगों को लताड़े जाने और दुत्कारे जाने का समय है। देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पंजाब बारूद के ढेर पे बैठा है और अगर ये इतनी जिम्मेदार है तो हिसाब शुरू से, जैसे मैंने कहा ना, मेरी क्लिपिंग उतनी काट के दिखाएंगे तो मेरे खिलाफ तो देशद्रोह का केस हो जाएगा। तो पूरी क्लिपिंग क्यों नहीं दिखाते? इसलिए नहीं दिखाते कि पूरी दिखाते तो मामला ही पलट जाएगा ना, असलियत सामने आ जाएगी। ये पंजाब 95 क्यों कर दो भाई? और सतलुज फर्जी नाम क्यों रखते हो? क्या लेन देन है सतलुज का? नदियां तो वो 5 बहती है, बाकी चारों क्या छुट्टी पे चली गई है? वीआरएस ले लिया उन्होंने, पांचों नदियों को ही नाम रख दो। मतलब यहाँ भी धोखा, यहाँ भी झांसा। पंजाब 95 कितने पाप गिनवाऊं मैं इन लोगों के जो आज पगड़ीधारी हैं और अपने आप को कहते हैं हम गुरु साहब के। अरे तुमने तो गुरु साहब के नाम को जितना धब्बा लगाया है उतना किसी ने नहीं लगाया। मुस्लिम आक्रांताओं ने भी सैकड़ों साल पहले इतना धब्बा नहीं लगाया जितना तुम लोगों ने लगाया गुरु के नाम पे। तभी आईजी अटवाल स्वर्ण मंदिर में मारे गए, उनका कोई मानवाधिकार के लिए उठा नाम? हजारों हिंदुओं के लिए उठा, कत्ले आम के लिए उठा। बेअंत सिंह को बम फोड़कर मुख्यमंत्री के चिथड़े उड़ा दिए यार। इससे ज्यादा तुम्हारा गलीज और घटिया काम और क्या हो सकता है रे देशद्रोहियों? दिखाओ ना जरा, एक फिल्म बनाओ, बेअंत सिंह फाइल है, हिम्मत तो दिखाओ। वो कनाडा में बैठे जो इनके बाप है ना, जो फंडिंग करते हैं तथाकथित खालिस्तानी, वो 4 दिन में इनका टिकट काट देंगे। नहीं बनती। आप देखिए पंजाब में गैंगवार पिछले 10-15 साल में बहुत बढ़ गया है। नशा पंजाब का बहुत है, वहां के आंकड़े हैं, लगभग हर जो युवा है, लगभग हर युवा नशेड़ी है। पीढ़ियां खप गई हैं वहां, खप जाएंगे ऐसा है। पंजाब गैंगवार में, पंजाब लोक संगीत के नाम पर शोर शराबा और हथियारों का प्रदर्शन, हथियारों का, ये बहुत गंदी चीज, बहुत घटिया चीज इस देश के लिए है। और चेतना पड़ेगा, वरना कहीं फिर से हिंदुओं को पंजाब में वैसा ही झेलना न पड़ जाए जो 80 के दशक में, जो 90 के दशक में झेला। मैं तो कहता हूं एक फिल्म बनाई जानी चाहिए इसमें जूलियस फर्डिनेंड रिबेरो और केपीएस गिल साहब के कैरेक्टर को लेते हुए उस फिल्म में वो सब दिखाए जाए जो ऐसे दूषित और गंदी मानसिकता के फिल्मकार, तथा कथित फिल्मकार कभी नहीं दिखाएंगे। देश के लोगों को सच नहीं पता है। अरे केरल तमिलनाडु तो छोड़िए रवि जी, आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे लोगों को नहीं पता है पंजाब किस तरह बारूद के ढेर पर बैठा है। आप और हम जैसे जो सजग है, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, हमें पता है, आम आदमी नहीं जानता। वो तो इस फिल्म को सच मान लेगा ना, तो ये करने दो रिलीज। लेकिन ऐसी फिल्में वो बताओ और जनता को सच्चाई बताइए, उगाड़ कर रख देना चाहिए सरकार को ऐसे लोगों को कि इनकी नीयत क्या है। ये एक तरह से शहरी खालिस्तानी है। इसलिए मैं तो कहता हूं, और दिलजीत दोसांझ, अरे भाई मैं पहले कह चुका हूं, उस आदमी का क्या तो अभिनय और क्या करियर, तो उसको तो मार्केट में बने रहना है ना। मैंने सुना है कि एक वो कौन है, बड़ा अजीब सा कार्टून जैसा एक कोई है, बोरी ओरी करके, जो पार्टियों में उसे बुलाते हैं, लाखों रुपया देते हैं और सिर्फ उसके साथ सेल्फी होती है। अब वो शक्ल देख के मुझे लगता है यार, कार्टून नाम का अगर कोई जीवंत हो तो शायद यही होगा। तो कार्टून लगता है शक्ल से। बोरी है क्या? ये बोरी है कुछ है? वही औरी नाम कुछ और है, औरी नाम से ही फेमस है वो। हाँ, क्या है उसकी हैसियत जो लाखों रुपए देकर तुम पार्टियों में बुलाते हो? लेकिन वो तो खुश होता है। देखिए किसी के भी प्रोफेशन के प्रति पूरा सम्मान है, वो तो खुश होता है कि हाँ ये लाखों रुपए मिलते हैं, मेरे साथ सेल्फी होती है। अरे तुम्हारी हैसियत पार्टियों में वही है जो एक कंपनी को, इवेंट मैनेजमेंट को देते हैं ना, कि एक जोकर बनाकर आदमी लाना है, हमारे बच्चे के जन्मदिन की पार्टी है, वो जोकर बनकर आता है, उसके साथ भी लोग सेल्फी लेते हैं। इस दिलजीत दोसांझ जैसे लोग तो वो हैं भाई, ये अपने आप को हीरो समझ बैठे हैं, लोग इनको जोकर समझते हैं। इसीलिए इस फिल्म की सच्चाई, कट्टू सच्चाई ये है। और फिर बता दूं, भारत सरकार को चाहिए कि इस फिल्म की फंडिंग के बारे में गंभीरता से जांच करवाए, स्रोत पता लगवाए और धरे उनको। पक्की बात है, स्रोत वहीं मिलेंगे जहां इनके माई बाप बैठे हैं, कनाडा में। बहुत गंभीर मसला है ये, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना, उसमें 4 सदस्यीय एक समिति बनाई है सरकार ने। जो आप कह रहे हैं कि मेकिंग के सोर्सेज, वो हाँ एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा।
अब वो क्या जांच करेगी, कैसे करेगी, लेकिन वो फिल्म के बारे में सब कुछ खंगालेगी। बिल्कुल होना ये चाहिए। बना दी गई है कमेटी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे साहब, केपीएस गिल साहब ने, रिबेरो ने तो वो जैसे होता है ना कि गोल ले जाके वो डी के पास में पास दिया, हाँ, और बिल्कुल। डी से लेकर के गोल मारने तक छकाने का काम केपीएस गिल ने किया। इन दोनों लोगों का जी जानता होगा कि कितना परेशान हुए, खून जलाया इन्होंने, तो जीना हराम हो गया इनका, तब जाकर के वो कंट्रोल में ला पाए आतंकवाद। फिर छूट नहीं दी जाए, रगड़ के रखना चाहिए, और जेल के अंदर ऐसे लोग सड़ने चाहिए। बाहर क्यों खुले घूम रहे हैं? छुट्टे सांड है ये सब। और कलाकारों से लेकर पीछे के फंड तक सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। इनको सब पता होता है। और असल बात क्या है? ये असली सिख भी नहीं है। ये इस तरीके के जितने पगड़धारी दिख रहे हैं ना, ये सब मोने हैं। ऊपर पगड़ी धारण करते हैं, ये गुरु जी के नाम पर भी धोखा करते हैं, ये पंथ के नाम पर भी। और दाढ़ी, अरे भाई पूरी दाढ़ी बढ़ाओगे तो लंबी आएगी ना, या अगर यहाँ बांधोगे तो पूरी आएगी। वो ऐसे पूरी बंधेगी ना जाल में, नहीं होती है। इतनी-इतनी सी दाढ़ी रखते हैं और मोने बिल्कुल। ऊपर से पगड़ी बांध लेते हैं। और देखो आप, ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के सारा ही ऐसे है। और भगवंत मान की बात है, भगवंत मान भी वही है, वैसे ही है वो मोने। तो ये न पंथ के हैं, न समाज के हैं, न देश के हैं। ये देशद्रोही लोगों का झुंड। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और वो सारी चीजें भी कही हैं जिनको कि सबको बताया जाना चाहिए। मतलब जो इतिहास है, जहाँ से चीजें शुरू हुई हैं सारी, वो भी, ये पूरा एक तरफा या सिर्फ एक किसी चीज को सिंगल आउट करके उसको बनाना बताना जो है, एक थोड़ी है गलत कोई। तस्वीर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ठीक चीज है। तो चलिए, मैं बहुत आपकी बोल दिया, ये जो, बहुत समय ले लिया, नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल बोला नहीं, हूँ, आप वो तो सब ठीक है, लेकिन साथी समय हमारे बहुत ले सुन लिया। रहे थे। और नहीं नहीं, कल भी हम लोगों की बातें हुई थी, जब लाइव करता हूं तो आपके बारे में ये था कि कब आएंगे, और ये भी था कि आपसे सतलुज के बारे में भी बात की जाए। तो निश्चित रूप से आपने जो चीजें बताई हैं, वो आंखें खोलने वाली हैं, बिल्कुल। और आगे भी सोचेंगे जो दर्शक हैं, हमारे साथी जो देख रहे हैं, और थोड़ा खुद रिसर्च भी करेंगे, ये भी बात है, जैसा कि आपने कहा है।